नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं हेल्थ की बात, और हेल्थ की बात में आज हम बात करेंगे पैरालिसिस को लेकर कि किस तरह से लकवा अगर किसको हो जाता है तो आप इलाज कैसे कर सकते हैं और उसके लिए कैसे संकेत आपको आ सकते हैं और आपको बचना किस तरह से। तो चलिए जल्दी से आपको जल्दी से यहाँ पर ग्राफिक्स को लेकर समझा देते हैं कि आखिर क्या कुछ है और क्या कारण इसके रहते हैं। तो पैरालिसिस क्या कुछ है कि आपके सामने रखेंगे, क्योंकि ज्यादातर आप देखिए किस तरह से लोगों को इसकी वजह से परेशानियां झेलनी पड़ सकती है। और मुकम्मल तरीके से आपको ये भी बताना बहुत जरूरी है कि पैरालिसिस जो है वो काफी घातक बीमारी जो है वो सिद्ध हो सकती है, क्योंकि इस बीच में यहाँ पर सबसे बड़ा कारण ये रहता है कि जब किसी भी शख्स को यहाँ पर लकवा जो है वो हो जाता है तो कई बार डॉक्टर के पास जब जाना होता है तो किस तरह से परेशानी देखने को मिल सकती है। सबसे पहले पैरालिसिस क्या कुछ है। लकवा जिसे पैरालिसिस नाम से भी जाना जाता है, इसे यहाँ पर कहा जाता है, और इसमें मांसपेशियों की कार्यविधि जो है वो प्रभावित होती है और साथ ही साथ व्यक्ति एक से ज्यादा मांसपेशियों को हिलाने में असमर्थ हो जाता है। इस तरह से उस व्यक्ति के साथ घटनाएं जो हैं वो घटती चली जाती है। लेकिन उस बीच में आपको ये बताते चलें कि यहाँ पर जो पैरालिसिस है वो शरीर के एक क्षेत्र में या पूरे शरीर में यहाँ पर हो सकता है, उसकी चपेट में शख्स यहाँ पर आ सकता है। उसके साथ साथ पैरालिसिस के कारण क्या कुछ रहते हैं वो जरा आप देख लीजिए, क्योंकि किसी तरह का अटैक या स्ट्रोक अगर हो जाए तो भी पैरालाइज्ड आप हो सकते हैं। आपको पोलियो अगर है तो भी आप देखिए किस तरह से पैरालाइज्ड है। ये पैरालिसिस के कारण रहते हैं कि पोलियो है तो भी होगा। तो हड्डी, पीठ या फिर सिर में गहरी चोट अगर आपको आ गई है तो भी आप पैरालाइज्ड हो सकते हैं। तो शरीर के एक हिस्से या दोनों हिस्सों में कमजोरी अगर आ गई है तो भी आप पैरालाइज्ड हो सकते हैं। और गर्दन में चोट अगर आपको लग गई है तो भी यहाँ पर आप पैरालाइज्ड हो सकते हैं, लकवा आपको हो सकता है। तो यहाँ आप देखिए पार्किंसन रोग अगर आपको है तो भी आपको समस्या जो है वो यहाँ पर हो सकती है। तो जाहिर तौर पर आप समझिए कि किस तरह से इससे निजात यहाँ पर पाई जा सकती है। इसी पर अब चर्चा भी करेंगे, डॉक्टर की तरफ चल सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए किस तरह से एक विषय पर पूरी तरह चर्चा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि डॉक्टर DK आहूजा हैं, हेल्थ एक्सपर्ट हैं, इन्होंने हमारे साथ ज्वाइन किया है। डॉक्टर बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। उनके साथ ही दूसरे डॉक्टर भी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, लेकिन जब तक डॉक्टर आहूजा हैं उनसे यहाँ पर सवाल ले लेते हैं। डॉक्टर आहूजा, आप ही से जानना चाहेंगे, जिस तरह से आप देखिए पैरालिसिस को लेकर आज हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो क्या है, कारण क्या है वो हमने देख लिए, इसके लक्षण क्या कुछ रहते हैं जरा वो बता दीजिए। मैं आपके सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। पैरालिसिस एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें हमारे ब्रेन का हिस्सा जिसके अंदर काम करने की क्षमता होती है वो काम करना उस वक्त बंद कर देता है। ये दो तरीके से होता है, या तो इसमें रक्त का स्राव है वो बिल्कुल बंद हो जाए या इतना ज्यादा हो जाए कि वहां ध्वनि फट जाए। तो दोनों तरीके में आदमी को पैरालिसिस होता है। रक्त का स्राव कम होना या कोई डिसलॉज होके क्लॉट वहां जाके फंस जाना, जिससे पैरालिसिस बनता है। अगर पेशेंट का BP एकदम से शूट किया और एकदम से सर दर्द हुआ और फिर उसके अंदर वहां नस फटती है, जिसकी वजह से पेशेंट को पैरालिसिस हो जाता है। दूसरा, अगर कोई पेशेंट को डॉक्टर रोहित गोयल हैं, वो भी हेल्थ एक्सपर्ट हैं, उन्होंने भी हमारे साथ ज्वाइन किया है। डॉक्टर रोहित, बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। और डॉक्टर रोहित, सवाल यहाँ पर ये है कि जिस तरह से पैरालिसिस को लेकर हम बात कर रहे हैं, इसे बचाव के लिए या फिर अगर पैरालाइज होने वाला है कोई संकेत क्या कुछ रहते हैं इससे पहले के? थैंक यू सो मच। पैरालिसिस के लक्षण होते हैं एक शरीर के हिस्से में कमजोरी का आना, हाथ पैर का कमजोर हो जाना, मुंह का टेढ़ा हो जाना या तुतलाहट, या फिर कोई चक्कर आ जाना, पेशाब लैट्रिन का बिस्तर पे निकल जाना, और कभी कभार कुछ लोगों को हल्की सी कमजोरी आती है शरीर में और वो समय के साथ रिकवर हो जाती है। और एक्सट्रीम केसेस में कभी कोई इंसान बेहोश भी हो जाता है और कुछ बोल नहीं पाता। तो ये सब लक्षण होते हैं पैरालिसिस के। और जब भी पैरालिसिस होता है हमें कोई ना कोई रिस्क फैक्टर्स होते हैं, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, स्मोकिंग, उम्र के साथ उम्र का बढ़ाव होना, और बच्चों में खासकर कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं कंजेनाइटल, जेनेटिक, जिसकी वजह से पैरालिसिस होता है। तो अगर घर में किसी को लगता है मुंह का टेढ़ा होना, तुतलाहट का होना, हाथ पैर कमजोर होना, तो हमें तुरंत, अगर हम BP चेक कर सकते हैं या फिर डॉक्टर को फोन कर सकते हैं तो हम तुरंत फोन करना चाहिए और हमें तुरंत हॉस्पिटल जाकर इसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए। ठीक, डॉक्टर आहूजा, जिस तरह से पैरालिसिस को ठीक करने की अगर हम बात करें तो किस तरह से ठीक किया जा सकता है, क्योंकि आप अगर घर के अंदर किसी भी पेशेंट को देख लीजिए, ज्यादातर डॉक्टर्स ये कहते हैं कि आप मसाज की तरफ चले जाइए, आप इनको
मसाज का किसी केंद्र की तरफ ले जाइए और रोज आप अगर यहाँ पर इसी तरह से काम करते हैं तो ये बहुत जल्द ठीक हो सकते हैं। क्या लगता है किस तरह से ठीक हो सकता है पेशेंट? डॉक्टर आहूजा। हाँ, जानना जरूरी है कि ये हुआ है रक्त की या किसी बहुत ज्यादा तेज गति से रक्त बढ़ा उसकी फटने से हुआ है नस। तो अगर कमी की वजह से हुआ है तो उसका अलग इलाज है, और अगर रक्त फटने की ध्वनि की वजह से हुआ है तो उसका अलग इलाज है। सबसे पहले प्रारंभिक अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि इसको पैरालिसिस हुआ है तो हमें उसको सबसे पहले उसको एस्पिरेशन करने से बचाना है। कोशिश ये करना है कि उसको लेटरल पोजीशन यानी साइड पोजीशन करके लेटा दें, ताकि उसको जो खाने का सामान वगैरह है वो उसके अंदर मुंह में ना जाए। उसके बाद उसका एयरवे यानी उसके मुंह में अगर सिक्रीशंस वगैरह हैं तो वो साफ करके देख लेना चाहिए, ताकि उनके अंदर जो है वो सिक्रीशंस उसकी छाती में ना चली जाएं। तीसरा, जो भी उसकी दवाई वगैरह है टेस्ट करने के लिए कि भी उसको क्या हुआ है, तुरंत हमें उस गोल्डन आवर के अंदर पेशेंट को हॉस्पिटल पहुंचाना चाहिए, ताकि अगर कोई रक्त के क्लॉट की वजह से पैरालिसिस हुआ है तो हम उसी वक्त ही खून पतला करने की दवाइयां दें, ताकि उसका जो है पैरालिसिस का जो अटैक है उसका असर सबसे कम कर सके। ठीक है डॉक्टर गोयल, जिस तरह से मोनोप्लेजिया को लेकर अगर बात कर लेते हैं कि ऐसे पेशेंट को किस तरह से अपना ख्याल रखना चाहिए, इनको हम ठीक कर सकते हैं, लक्षण किस तरह से इसके रहते हैं कि मोनोप्लेजिया हो गया है? तो मोनोप्लेजिया का मतलब होता है कि एक हाथ या एक पैर में कमजोरी का आना। तो अगर वो क्लॉट की वजह से, डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर वो क्लॉट बनने की वजह से होता है तो डॉक्टर हम हॉस्पिटल में उनको ब्लड थिनर देते हैं ताकि जो क्लॉट बना है वो घुल जाए और रिकवरी हो सके। लेकिन हमारे देश में समय की निजात के हिसाब से, क्योंकि ये पहले 3 से 4.5 घंटे में पॉसिबल होता है, लेकिन हम समय से हॉस्पिटल मरीज पहुंच नहीं पाता, या तो उसको अवेयरनेस नहीं होती या एम्बुलेंस की वजह से डिले हो जाता है, तो नॉर्मली जो पेशेंट हमारे पास आता है वो आउट ऑफ विंडो पीरियड आता है, जिसमें हम उसको खून पतला करने की दवाई दे नहीं पाते। तो इस केस में हम सिर्फ ओरल ब्लड थिनर देते हैं, जिसकी वजह से क्लॉट जो बढ़ना चाहिए वो कम हो जाए। जिस तरह से ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है तो 4 घंटे के अंदर अंदर पेशेंट को आपको हॉस्पिटल में पहुंचाना होता है, उसी तरीके से अगर पैरालाइज कोई हो गया है तो उसे कितने घंटों में डॉक्टर के पास पहुंचना चाहिए, और इमीडिएटली आप कितने मिनट में उसको वो इंजेक्शन दें अगर तो वो ठीक हो सकता है? तो हम 4.5 घंटे तक पेशेंट को इंजेक्शन दे सकते हैं। तो अगर पेशेंट हॉस्पिटल में आ जाता है विद इन 4.5 आवर्स, हम एक सीटी स्कैन करके देखते हैं कि कारण क्या है, क्लॉट है कि ब्लड बह गया है। अगर ब्लड नहीं है और क्लॉट है तो हम तुरंत उसका एक खून पतला करने, जो नस घोलने, क्लॉट घोलने का इंजेक्शन होता है वो दे देते हैं, ताकि जो हमारी कमजोरी आई है वो रिकवर हो सके। तो मरीज को 4.5 घंटे में लक्षण समझकर हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए, ताकि डॉक्टर तुरंत से सीटी स्कैन कराकर डिसाइड कर सके कि हम खून का थक्का घोलने की दवाई दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, क्योंकि लॉन्ग टर्म रिजल्ट इसके बहुत अच्छे हैं। अगर मरीज जाता है तब इलाज की जो ट्रीटमेंट की जो दवाइयां हैं वो कम हो जाती हैं और रिकवरी जो होती है लंबे समय तक चलती है। तो 4.5 घंटे इज द विंडो पीरियड फॉर दिस ट्रीटमेंट। ठीक है डॉक्टर आहूजा, जिस तरह से बात हो रही है, लॉक इन सिंड्रोम क्या है? डॉक्टर आहूजा। मैडम, लॉक इन सिंड्रोम का मतलब ये आता है, सिंड्रोम क्या है मैडम? लॉक इन सिंड्रोम मतलब ये आता है कि हमारी बॉडी जो कभी अकड़ जाती है, अकड़ने के बाद उसके अंदर स्टिफनेस आ जाती है और उसको दूर करना होता है। उसमें लॉक इन सिंड्रोम के अंदर हमें मेनली हमारा फिजियोथेरेपी, अर्ली एम्बुलेशन और अर्ली ब्लड थिनर्स की बात आती है, वो हमें शुरू करना चाहिए। ये हमारे लिए मेन सबसे ज्यादा फिजियोथेरेपी है मैडम। ठीक है, और जिस तरह से बेल्स पाल्सी को लेकर बात कर रहे हैं, वो क्या है, उसके कारण क्या रहते हैं यहाँ पर? बेल्स पाल्सी जो है वो हमारा न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर आता है, जिसके अंदर न्यूरॉन्स जो होते हैं वो हमारे एक साइड के अंदर जाके उसमें अटैक करते हैं और हमारा एक साइड पे फेस ड्रूपिंग आ जाता है। तो बेल्स पाल्सी के अंदर कई फैक्टर्स आते हैं के लिए इलाज के अंदर, तो नर्व से रिलेटेड होते हैं, उसमें हमें वेट एंड वॉच का रहता है। और आजकल माइक्रो सर्जरीज आई हैं जिसमें नर्व्स को जो है हमें स्टिमुलेट करना पड़ता है और जहां वो एंट्रैप्ट हो जाती हैं उसको वहां से निकालना पड़ता है। दैट इज बेल्स पाल्सी। इसके लिए हमारे लिए सबसे बेस्ट इलाज है वेट एंड वॉच, एंड सर्जरी के लिए माइक्रो सर्जरी फॉर नर्व। ठीक है डॉक्टर गोयल, पैराप्लेजिया होने के बाद कितने प्रतिशत यहाँ पर चांस होता है कि पेशेंट ठीक हो सकता है?
या तो हमें कारण देखना पड़ता है कि पैराप्लेजिया किस वजह से हुआ है। तो अगर अगर वो स्पाइनल कॉर्ड के पैरालिसिस की वजह से है और क्लॉट बन गया है, फिर तो चांसेस रिकवरी के कम होते हैं। लेकिन अगर कोई ट्यूमर है, कोई कैंसर है जो कि पैर की नसों को दबा रहा है, अगर हम उसको टाइम पे निकाल दें तो हमारी रिकवरी के चांस 90 से 95% हो जाते हैं। लेकिन अगर क्लॉट की वजह से स्पाइनल कॉर्ड जो कि हमारे पैरों को खून की नस को सप्लाई करती है, अगर उसमें क्लॉट बन जाता है और समय के रहते उसको ठीक नहीं किया तो परमानेंट डैमेज हो सकता है। उसमें रिकवरी का चांस 10 से 15% होता है। तो हमें देखना पड़ता है कि पैराप्लेजिया के कारण क्या है और के हिसाब से इसकी रिकवरी का प्रिपरेशन होता है। पैरालिसिस किसकी कमी की वजह से होता है? जैसे अमूमन भाषा में अगर हम कहें तो विटामिन B12 को लेकर अक्सर बात होती है कि B12 की कमी हो गई तो आप पैरालाइज हो सकते हैं, बहुत सी डेफिशिएंसी आपको बॉडी के अंदर हो सकती है। उससे किस तरह से बचाव किया जा सकता है और कारण क्या रहते हैं? तो मोस्ट कॉमन कारण जो पैरालिसिस का होता है वो होता है दिमाग को या स्पाइनल कॉर्ड को खून की सप्लाई की कमी हो जाती है, उसकी वजह से होता है। लेकिन कुछ पैराप्लेजिया हमें कुछ कारण होते हैं जो विटामिन B12 और फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से होते हैं और वो वेजिटेरियंस में ज्यादा मिलते हैं, और जो कि प्योर वो होते हैं जो कि दूध और दही भी नहीं लेते उनको ज्यादा होते हैं। तो अगर कोई वेजिटेरियन है और हमें पैराप्लेजिया होता है तो हमें विटामिन B12 और फोलिक एसिड चेक कर सकते हैं, जो कि एक रिवर्सिबल कॉज है इम्प्रूवमेंट पैराप्लेजिया का। वेजिटेरियंस में ज्यादा क्या पैरालिसिस बिल्कुल ठीक हो सकता है डॉक्टर? बिल्कुल, अगर विटामिन B12 कैंसर ट्यूमर की वजह से है तो ये बिल्कुल ठीक हो सकता है। लेकिन अगर एक खून की कमी की वजह से है या कुछ और डिसऑर्डर है जो कि रिकवर नहीं हो सकते, तब चांस रिकवरी लेस होते हैं इसके। ठीक है डॉक्टर आहूजा, जिस तरह से कार्डियोप्लेजिया की अगर हम बात करें तो इसके कारण क्या रहते हैं और किस तरह से जल्दी से पेशेंट जो है वो ठीक हो सकता है? क्योंकि कार्डियोप्लेजिया जिसे टेट्राप्लेजिया भी कहा जाता है, जो कि बताया जाता है कि गर्दन के नीचे अगर आपकी बॉडी काम नहीं कर रही है तो वो इसके आप शिकार हो गए हैं। किस तरह से ठीक हो सकता है पेशेंट जल्द से? हम कार्डियोप्लेजिया जो रहता है बेसिकली हम लोग देखेंगे कई टाइप का रहता है। कार्डियोप्लेजिया में क्या रहता है कि हमें क्या देखना है कि पेशेंट की हार्ट के ऊपर कोई प्रॉब्लम आई है नहीं, यानी दो तरीके से आता है, एंट्रीग्रेड और रेट्रोग्रेड रहता है। और इसमें हमारे को एक्यूट जो है वो रूट सर्जरी करनी पड़ती है, जैसे जो हमारी एओर्टा की जो सर्जरी होती है उसके अंदर हमें देखना पड़ता है कि एओर्टा की सर्जरी है। दिस इज ए प्योर सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन कार्डियोप्लेजिया, जिसके अंदर हमारे को सीधा कुछ नहीं है और जाके परफ्यूजन जो है हमारे हार्ट का जो परफ्यूजन है वो बढ़ाना पड़ता है। और मोस्टली इनके अंदर हमारे को पेशेंट को ओपी के अंदर ले जाके कार्डियोप्लेजिया का सॉल्यूशन मिलता है। ठीक है। और जो ये हेमिप्लेजिया है, क्या ये एक स्ट्रोक है? यस मैम, हेमिप्लेजिया इज ए टाइप ऑफ स्ट्रोक, क्योंकि हमेशा इसमें क्या रहेगा कि एक साइड का पैर और एक साइड का हाथ जो है वो काम करता है, जो प्रॉब्लम आती है तो उसके अंदर एक साइड की वीकनेस आती है, क्योंकि ब्रेन के अंदर ड्यूअल ब्लड सप्लाई रहती है। तो कोई एक जगह की ब्लड सप्लाई रहेगी तो वो एक ही साइड को अफेक्ट करती है और वहां पे हैंड और मूवमेंट उसी साइड का जो है अफेक्ट करता है और लेग्स मूवमेंट भी अफेक्ट करता है। जो ये स्ट्रोक होता है डॉक्टर आहूजा, क्या सिर्फ दिमाग पर ही असर करता है या फिर बॉडी पर भी? मैम इट डिपेंड्स अपॉन कि वो किस ब्रेन के एरिया में स्ट्रोक हुआ है, क्योंकि ब्रेन के ऊपर बहुत सारी मैपिंग रहती है और उस पे एरियाज रहते हैं कि अगर बोलने वाले एरिया पे हुआ है, सांस के ऊपर हुआ है, मिड ब्रेन पे हुआ है, पॉन्स पे हुआ है। तो जहां पर अटैक हुआ है, जहां पे ब्लड सप्लाई ज्यादा हुई है या कम हुई है, तो वो उस हिस्से का जो है हमारे पास असर आता है। मान लो अगर वो सांस की तकलीफ ब्रेन सेंटर पे हुआ है तो हमें सांस की तकलीफ आ जाती है, अगर वो बोलने पे हुआ है तो हमारे को एफेजिया हो जाता है, यानी बोलने वाला इससे चला जाता है। तो उसी हिसाब से हमें उसका सोल्यूशन करना चाहिए, उसी हिसाब से हमारे को उसके अंदर ट्रीटमेंट पार्ट जाता है। इसलिए पहले 24 to 48 आवर्स हमारे लिए बहुत क्रूशियल रहते हैं, उसमें पेशेंट को दोबारा स्ट्रोक होने की संभावना होती है। इसलिए कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और जल्द स्ट्रोक प्रोटोकॉल के तहत उसका न्यूरो मॉनिटरिंग करनी बहुत जरूरी है। डॉक्टर गोयल, जिस तरह से अगर हम ब्रेन स्ट्रोक की बात करें, एक पेशेंट है हमारे पास यहाँ, उनसे बात भी हो रही थी। वो जब बात करते हैं बहुत अच्छे से बात करते हैं, एक नॉर्मल इंसान की तरह ट्रीट करते हैं, लेकिन हर 2 मिनट के बाद 10 मिनट के बाद उनको पूरी बात जो है वो भूल जाती है। क्या वो पैरालाइज्ड है? नो, वो पैरालिसिस नहीं होता, वो बेसिकली ब्रेन का डिसऑर्डर होता है जिससे उनकी मेमोरी लॉस हो गई है। तो वो बेसिकली ब्रेन के एक हिस्से में
कुछ कमजोरी की वजह से होता है, और वो उम्र के साथ हो सकता है, या फिर कभी कभार कैंसर या ट्यूमर या इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। तो उसको हम प्योर टर्म में पैरालिसिस नहीं कहते, उसको हम ब्रेन की डिसऑर्डर कहते हैं। क्या ये बढ़ती उम्र के साथ होता है या फिर युवा वर्ग में भी हो सकता है डॉक्टर गोयल? या तो मोस्टली ये बढ़ती उम्र के साथ होता है, बट अगर यंग पेशेंट में हो रहा है तो इसका कैंसर हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, या कोई भी किसी तरह की गांठ हो सकती है, या फिर ब्रेन में किसी तरह का प्रेशर क्रिएट हो रहा है। तो हमें उसका कारण पता करना होता है और उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट चलता है। पैराप्लेजिया को लेकर अगर डॉक्टर गोयल हम बात करें, पेट के नीचे जो लकवा हो जाता है बॉडी के अंदर, कई बार लोग जो हैं, आप खुद भी कह रहे हैं, फिजियोथेरेपी के पास चले जाते हैं। वाकई में फिजियोथेरेपी बहुत इफेक्टिव है, या फिर आयुर्वेदा के साथ जाना चाहिए, या फिर हमें जो डॉक्टर दवाई दे रहा है उसके साथ यहाँ पर जाना चाहिए? देखिए, पैराप्लीजिया में जो हमारी पैरों की जो नस के खून सप्लाई होती है वो कम हो जाती है, तो फिजियोथेरेपी से काफी आराम मिलता है, बट 100% रिकवरी बहुत मुश्किल होती है। तो एक ट्रेन स्पेशलिस्ट डॉक्टर से पेशेंट को मिलना चाहिए, और डॉक्टर के रिकमेंडेशन पे अगर वो दवाई प्रिस्क्राइब करता है वो लेनी चाहिए, उनकी प्रिस्क्रिप्शन पे अगर फिजियोथेरेपी एडवाइस करते हैं वो लेना चाहिए। बट आयुर्वेदा का और फिजियोथेरेपी का रोल लिमिटेड है और साइंटिफिक प्रूवन नहीं है, तो एक स्पेशलिस्ट के केयर में जाकर मेडिसिन और फिजियोथेरेपी कराना चाहिए, तो हमारी रिकवरी काफी पॉसिबल है। बट बाकी ट्रीटमेंट का कोई साइंटिफिक बेस नहीं है, जो हम पता है, जितना हमें पता है। ठीक, डॉक्टर आहूजा, जिस तरह से पैरालिसिस को लेकर बात हो रही है और सारी बीमारियां जो है हाई ब्लड प्रेशर, हाई शुगर पर ही जा रही हैं, उसे कंट्रोल करने के लिए अपने डाइट चार्ट को किस तरह से मेंटेन किया जाना चाहिए? डॉक्टर आहूजा, डॉक्टर आहूजा आवाज आ रही है? डॉक्टर गोयल इसका जवाब दीजिएगा। जी, तो मोस्ट कॉमन कारण जो हमारा स्ट्रोक का या हेमीप्लीजिया का या पैरालिसिस का होता है, शुगर, ब्लड प्रेशर, मोटापा, स्मोकिंग, एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन, नहीं चलना, बैठे रहना, स्ट्रेस, ये सब कारण होते हैं हमारे स्ट्रोक के, हार्ट अटैक के, सब कॉमन होते हैं। तो अगर किसी पेशेंट में रिस्क फैक्टर्स हैं और अगर फैमिली हिस्ट्री है तो हमें अपना शुगर, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना चाहिए, एक्सरसाइज से, डाइट से या दवाइयों से। अगर हम स्मोकिंग करते हैं, हमें स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं, वो बंद करना चाहिए। फिजिकली मोर एक्टिव होना चाहिए, आधे से पौना घंटा रोज चलना चाहिए। वजन कम करना चाहिए, टाइम पे खाना चाहिए, हेल्दी खाना चाहिए। कंज्यूम, वी शुड ईट मोर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और फैट फ्री फूड, और कम से कम बाहर का खाना, ज्यादा ज्यादा घर का। डॉक्टर आहूजा, ताकि हम क्या पैरालाइज होना, यहाँ पर जिस तरह से पैरालिसिस अगर किसी को हो जाता है फैमिली हिस्ट्री की वजह से होता है, जिस तरह से डायबिटिक अगर किसी को है घर के अंदर तो अपने बच्चों को भी वो दे सकता है, उसी तरह से पैरालाइज भी ऐसा कुछ हो सकता है क्या? मैडम हाँ, कुछ जो ग्रे सिंड्रोम्स रहते हैं, जीबी सिंड्रोम है, जो कुछ ऐसे सिंड्रोम्स, ऐसी चीजें हैं जिनमें पैरालिसिस होने की संभावना होती है, कुछ चीजें जो है वो आती हैं। बट हाँ, हाई रिस्क उन लोगों को होता है जिनको हार्ट में क्लॉटिंग की प्रॉब्लम है या डायबिटीज है, जिसमें हमें क्लॉट्स बनते हैं, उन लोगों को जो है ध्यान रखना चाहिए। कुछ ब्लड के थिनर्स रहते हैं जिन लोगों के रहती है, कुछ ब्लड के जो पार्ट हैं, फैक्टर डेफिशिएंसीज होती है, उनको पैरालिसिस होने की संभावना रहती है। तो वो चलता है, अपने फैमिलियल ट्रेंड्स में चलता है। ठीक, जिस तरह से हाई ब्लड प्रेशर हो गया है और रात के टाइम पे अटैक हो गया है और बॉडी जो है एक साइड से नीली पड़ गई है या फिर फेस जो है वो एक साइड पे मुड़ गया है, उस केस में किस तरह से बचाव करना चाहिए? मैम, ये तीन चीजों के अंदर ये तीन जो है, पहले तो शुगर चेक करनी चाहिए अगर पेशेंट डायबिटिक है, और अगर बीपी की गोली उसने मिस करी है तो उसका ब्लड प्रेशर चेक करना चाहिए, और बिना किसी होम रेमेडी के पेशेंट को लेटरल पोजीशन के अंदर सीधा हॉस्पिटल में जाना चाहिए। बिकॉज कि पैरालिसिस में हमें अर्जेंट से अर्जेंट जो है वो सिटी स्कैन करके देखना होता है, क्योंकि सारी चीजें सिटी स्कैन के पे होता है। होम रेमेडी इज ओनली टू प्रिवेंट द हाइपोग्लाइसीमिया। लेकिन कई बार डॉक्टर ऐसा होता है कि साइलेंट अटैक हो जाता है, पेशेंट घर के अंदर सो रहा है और सुबह जाकर समझ में आएगा कि ये तो रात को अटैक हो गया, और उस टाइम पे वो टाइम पीरियड निकल चुका होता है, फिर क्या करना है?
मैम अगर टाइम पीरियड निकलता है तो हमारे पास ऑप्शन बचती है वो ओनली ब्लड थिनर और न्यूरो मॉनिटरिंग, दैट्स इट। बिकॉज उस टाइम पे हमारे पास में कुछ नहीं होता, बिकॉज इट्स अ साइलेंट वन एंड डायबिटिक जो लोग रहते हैं उनको साइलेंट पैरालिसिस बहुत जल्दी आता है। सो वी हैव टू जस्ट टेक। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर आहूजा जुड़ने के लिए। डॉक्टर गोयल आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।